जो भी बहाली परीक्षा हो, 10,000 बहाली, 5,000 बहाली, 2400 बहाली, वो सब बहाली में जो है गाल में धांधली सेटिंग। भर्ती से ही ये सब तेला बेला और धरना प्रदर्शन, मुकदमेबाजी और 420 शुरू हो जाता है। तो फिर नौकरी में आके क्या करेंगे? पैसा लेते पकड़े गए हो या पैसा के लेन देन में पकड़े गए हो तो पैसा देकर ही बचोगे। तो उसी नियम पर ये दरोगा जी लोग काम करते हैं। सबको अपनी रक्षा व्यवस्था को भुगत कौन रहा? अगर थानेदार, अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा, भ्रष्ट तंत्र का वो हिस्सा होता जा रहा है, ओवरऑल लॉस जनता को होती है, आम लोग। ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हैं कि थाना एक भ्रष्ट हो गया, पूरा इलाका भ्रष्ट होता है तभी थाना भ्रष्ट होता है। आम लोग जब थाना में जाता है डरा हुआ रहता है। वो जब वहां जाता है उसे लगता है कि मैं ज्यादा कुछ बोला तो पहले मेरी पिटाई होगी, फिर केस दर्ज होगा, मेरे ऊपर केस दर्ज हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। रियासन आपके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा और आदेश पुरी, और हम तीनों आपका स्वागत करते हैं लटकता बिहार के एक और एपिसोड में। वैसे मैं एक गाने का थोड़ा सा बोलने वाली हूँ, जिसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। दारोगा जी चोरी हो गई। तो आज हम इसी विषय में कुछ बात करेंगे। तो कुछ लटकती व्यवस्था और ना दारोगा इन्हीं विषयों पे बात करने वाले हैं। तो शुरुआत किन से करें, आपसे या आपसे? दारोगा। हाँ, दारोगा का कुछ ज्यादा ही। हाँ, चलिए। देखिए, आपके गाने से यही स्पष्ट होता है कि हम लोग जो हैं आज बिहार में पुलिसिंग को लेकर बात करने वाले हैं। और पुलिसिंग का जो सबसे बड़ा आधार स्तंभ जो कहा जाता है वो थाना कहा जाता है। और थाना में सबसे अहम होते हैं पुलिस में थानेदार, यानी कि दरोगा जी, जिनको बड़ा बाबू भी बुलाया जाता है, सब इंस्पेक्टर भी बुलाया जाता है, SI भी बुलाया जाता है, और काफ़ी रुतबे वाला और काफ़ी पसंद किया जाने वाला। और पुलिस के डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट दरोगा जी। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो दरोगा का दरोगाई करना जो है वो आसान काम नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे देश में। लेकिन चूंकि हम लोग बिहार को देख रहे हैं और बिहार में जितनी समस्याएं हैं, जितना यहाँ पॉलिटिकली लोग एक्टिव रहते हैं, जितना यहाँ क्राइम रेट है, दरोगा का इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूँगा। उनसे संबंधित कुछ चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दरोगा जो बिहार में है काफ़ी दमदार पोस्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी बदनाम भी पोस्ट है ये। तो मेरा जहाँ तक अभी तक मानना है कि ऐसा पोस्ट है दरोगा का जो कि 90% बाई सिचुएशन उनको वैसा बनना पड़ता है। जब वो, क्योंकि मैं दरोगा लोग के साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक अटैच रहा हूँ, जब तक वो तैयारी करते हैं या आना रहता है, वो उनमें एक स्पिरिट होता है, जोश होता है, कुछ बदलने की क्षमता होती है, सोच होता है, संकल्प होता है। लेकिन जैसे ही वो पुलिसिंग में जब वो पहुंचते हैं और जब वहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें ये पता चलता है कि आखिर उनको इतना अधिकार दिया गया है तो उन पर दबाव भी कितना है, तो बहुत सारे जो है घुटने टेक देते हैं और उसी धारा में समाहित हो जाते हैं जो कि उनको बदनामी की तरफ ले जाता है। और रंजीत सर बताएंगे बहुत सारी बात, उसके बाद फिर होगी। रंजीत सर, आदेश जी तो नहीं बताया थाना और दारोगा का मतलब, आप बता दो। थाना में तो जो आजकल बहुत वायरल हैं अपने खान सर, तो वो तो कहते ही हैं कि एक था ना, इसको तोड़ रहे हैं। मतलब कि था मतलब हाँ पुराना ही है, हाँ पुराना ही है, लेकिन ये भी अपने आप में, अब इससे आप ये समझिएगा कि दरोगा सिस्टम में अगर भ्रष्टाचार कहीं घुसा है तो ये था ना शब्द को भी जो है वो क्लैरिफाई कर दिया, उसको जस्टिफाई कर दिया कि अगर कोई पकड़ाता है और हाँ यही था और हाँ, और जब वो कहता है कि अंदर से अगर सेट हो गया इस तरह से तो कहा जाता है कि नहीं ना तुम नहीं था, मतलब वो थाना हो गया। और दारोगा मतलब दो रोके या गा के बस देना ही पड़ेगा। ये मैंने खुद ही सोचा। हाँ देखिए सर, ऐसा ये नहीं है, इसको हम लोग मजाक में ये कर दिए हैं। दरोगा जो पोस्ट है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और मैं आपको बता दूं कि थानों में जितना दबाव रहता है और जितना स्कार्सिटी, जितना कम उनको संसाधन दिया जाता है, उसमें वो थाने को चलाते हैं और एक बड़ी संख्या को और वहाँ पे क्राइम कंट्रोल को बना के रखते हैं। वो उपलब्धि वाला बात है। अग्री इस बात पे अग्री करते हैं। ये एक मजाक के रूप में देखा जा सकता है। देखिए कोई चीज मजाक अगर उठता है आदेश जी, तो कहीं ना कहीं जो है वो घटनाएं होती है, व्यवस्था लटकी है। मजाक तो दरोगा जी के साथ बहुत सारा जुड़ा हुआ है। और दरोगा जी लोग वैसे
काम भी काम भी किए किए हैं हैं, जिसके कारण वो मजाक के पात्र बने हैं। अच्छे भी दरोगा होंगे, लेकिन हम जो बिहार की स्थितियों की अभी बात कर रहे हैं, जिन दरोगा की हम बात कर रहे हैं, मैंने भी कई चीज़ें फेस की हैं, हमारे आसपास के लोग फेस करते हैं कि कैसे क्या चीज़ मैनेज हो जाता है, कैसे दरोगा जा करके कभी एक्शन लेंगे कभी नहीं लेंगे, उसकी घटना है। मैंने बताया था कि मेरे साथ बैंक फ्रॉड की घटना हुई थी, ठीक है, तो मैं इंस्टेंट गया था थाना पे कि आप चाहें तो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पास टेक्निक है, साइबर सेल है, सब कुछ है। थानेदार से मैंने कहा, थानेदार साहब दिखे ही नहीं, ठीक है लिखित आवेदन दे दीजिए। वहाँ देखिए कहानी बता रहे हैं, जब मैंने आवेदन लिखा, मैंने अंग्रेजी में आवेदन लिख दिया, तो जो मुंशी बैठते हैं मुंशी जी, तो कहते हैं ये की लिख डालो हन अंग्रेजी में, ये पता चले छे हिंदी में लिखो ना। मतलब कि अब मैंने कहा कि भाई हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में कंप्लेन है, आप इसको दर्ज कीजिए। तो फिर दरोगा जी के बारे में एक कहा जाता है, जैसे कि एक दरोगा पुत्र हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वो बता रहे थे कि देखिए पुलिस में एक ही ऐसा इकाई होता है जो कि काम करता है, मीन्स FIR जो दर्ज होता है वो थाने लेवल पे होता है, और वो दरोगा जी करते हैं जो थाना प्रभारी होते हैं। और आप देखिएगा पुलिस में इंस्पेक्टर है, DSP है, एडिशनल SP है, SP है, SSP है, DIG है, IG है, DGP है, DG जो भी हो, वो सारे लोग एक दरोगा को कंट्रोल करने के लिए रहता है लोग, क्योंकि दरोगा ही ऐसा पोस्ट है जो कि पुलिस का नाम है, उसका सारा पावर का वो यूज करते हैं। बिल्कुल। और जितना भी इम्प्लीमेंट होता है, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, दूसरे स्टेट की घटना है। उसमें एक प्रोग्राम था, मैं स्टेट का चर्चा नहीं करूँगा, एक प्रोग्राम था, वहाँ पर CM साहब आने वाले थे। तो CM साहब आने वाले, तो DGP पहले पहुँचे वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए, तो वो बोले कि अच्छा ऐसा रहेगा कि यहाँ पर 200 गमला लगा दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। DGP साहब बोले ADG के पास, ADG साहब फ़ोन किए रेंज के IG के पास कि 200 गमला लग जाता, DG साहब का ऑर्डर है। IG साहब फ़ोन किए DIG साहब के पास, DIG फ़ोन किए SP के पास, वहाँ SP साहब उस रेंज के ACP को फ़ोन किए, DSP को। अब वो अंत में आया दरोगा जी को ही करना था, तो अंत में ACP के पास दरोगा जी थे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मेरी घटना को मैं कहानी पूरी कर लूँ अपनी। तो मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, एक तो इंग्लिश हिंदी का पहले लफड़ा शुरू हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा परिचय दिलवाया कि मैं ऐसे ऐसे पत्रकार हूँ, और यहाँ से पटना के ही एक थानेदार थे जो वहाँ बेगूसराय में उनकी पोस्टिंग हो गई थी, यहाँ पे बहुत दिन से सस्पेंड चल रहे थे, कोई झाजी ही थे। तो वहाँ गए तो मैंने फ़ोन करवाया, तो वो उसका परिचय हुआ, तो वो जाकर जो थाना में तो गाली गलौज तो चलता है, वो गाली में भी बात करते हैं। उसको बोले कि तुमको अंग्रेजी नहीं आता है, इसका मतलब हमको भी नहीं आता है, तुम पहले ये नोट करो। हमको लगा बहुत अच्छा काम हो गया। हमने कहा कि जब कंप्लेन करते हैं तो दौड़िए, पता लगाइए कहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं, शाम में फ़ोन किया कि सर FIR दर्ज हो गया, कंप्लेन हमने दी थी। अच्छा ऐसे हो जाएगा FIR दर्ज, पहले जाएंगे ब्रांच पे जाएंगे, बैंक पे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा बिना FIR के आप कैसे चले जाइएगा, FIR जब तक आप दर्ज नहीं करेंगे तब तक आप ब्रांच कैसे चले जाइएगा। आपको कंप्लेन मिला है तो आप FIR दर्ज कीजिए ना, उसके बाद आप जाइएगा कार्रवाई करने के लिए। तो फिर अगले दिन जाकर के मैं गया तो सुबह भी नहीं, अगले दिन शाम में जाकर के वो FIR दर्ज होता है। ये स्लो प्रोसेस ये बिहार के सिस्टम में कैसे आया। उसके बाद देखिए मैंने इस कंप्लेन को कहाँ तक पहुँचाया था, आदेश जी आपको भी याद होगा, मैंने DGP तक को मेल किया, मैंने CMO में मेल कर दिया था, क्योंकि अगर किसी का पैसा जाता है तो दुख होता है। तो हमने वो सारा कुछ किया, बावजूद उसके क्या होता है कि आपने जो कहानी कही, उसने उसको फ़ोन किया, उसने उसको फ़ोन किया, उसने उसको फ़ोन किया, अंतिम में ऑफिसर ऑन ड्यूटी IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको जमादार रैंक के आदमी को बना दिया जाता है, जिसको टेक्निक का ABCD नहीं पता है, जो कि बस लाठी लेके चलने वाला आदमी होता है, उसको IO बना दिया जाता है केस में। फिर वहाँ से केस घूम करके आता है, साइबर सेल होते हुए आता है कि ठीक है फलाना थाना के दरोगा को कह दिया गया, घूम फिर के काम तो वहीं आ गया लटक के, एक्शन हुआ ही नहीं, मामला फंस गया। तो बिहार के सिस्टम ये है पूरी कहानी। ऐसे ऐसे हजारों कहानियां आपको मिल जाएंगे जो दरोगा सिस्टम की पोल खोल के रखता है कि आखिर ये क्या है। सर बात है कि देखिए पुलिस में है कि संसाधन बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि एक ऊपर बना हुआ धारणा एक, अरे इनका तो कमाई होता ही होगा। हाँ। और दूसरा चीज़ आपको बताएं कि अगर जो कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं, अगर थाने अगर पैसा न लें, और जैसा सरकार उन ऊपर से ये किए हुए है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ थानों में ताला लग जाएगा। क्योंकि कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक थाना जो है अमूमन 5 से 10 किलोमीटर रेडियस में होता है। एक बोलेरो अब मिलता है, पहले जीप मिलता था, 110 या 120 लीटर महीने का डीजल मिलता है उनको।
उसमें है उनको बैंक का सुरक्षा, केस इन्वेस्टिगेशन, 4 या 5 टाइम पेट्रोलिंग है, डकैती को लेकर है, फिर से स्पेशल कोई क्राइम से रिलेटेड मामला है उसमें जाना है, लॉ एंड ऑर्डर मामला है। तो 110 जो उनको लीटर जो मिलता है उनको जो डीजल, वो मुश्किल से हफ्ता दिन में खत्म हो जाता होगा। और ऊपर से सिर्फ आदेश होता है कि जब कुछ होगा एसपी साहब टाइट करेंगे, 4 टाइम आपको ये करना है, इस टाइम ये करना है, उस टाइम सारा जिम्मेवारी थाने को। और देखिए दरोगा जी ऐसे होते हैं, एक थाना में अभी बिहार में ऐसा स्थिति है कि 8 से 10 स्टाफ होता होगा, ज़्यादा हम बता रहे हैं। दरोगा जी कभी ना नहीं बोलते हैं। ये कहा जाता है पुलिस में, अगर आप ना बोल दिए, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि संसाधन तो है ही नहीं, लेकिन दरोगा का काम यही है कि कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ सब में होना चाहिए, तो ना नहीं होता है। भले उसके बाद क्राइम हो जाए, उसके बाद किस तरह उसको मेकअप करना है। मैं कितना आपको दरोगा लोग के ही बताता हूँ हिसाब से कि क्राइम मीटिंग होता है, एसपी साहब क्राइम मीटिंग बुलाते हैं, उसमें आपको खाने पीने सब का व्यवस्था करना है, क्योंकि आप भी जाते हैं, 3-4 स्टाफ के साथ जाते हैं। फिर से है कि आपको ऊपर से आदेश रहता है कि इस अपराधी को पकड़ना है, तो उसके लिए आप खुफिया जानकारी जिससे लेते हैं उसको भी पैसे देते हैं। दूसरे जिले में जाके आप टीम बना के छापेमारी करते हैं, उसमें पैसा लगता है। बहुत सारा ऐसा खर्चा है, और यही कारण है कि तो ये भी सिस्टम की गड़बड़ी ही है, क्योंकि सरकार उससे नहीं मानती है ना। सरकार ये जानती है कि भाई जितना दे दिए उतना ही में काफी है, वो बोलेरो गाड़ी दे दिए, 110 लीटर पेट्रोल दे दिए। मैं बता रहा हूँ कि थाना में प्रॉब्लम क्या है। छोटे क्राइम को ऐसे माना जाता है कि ये कोई क्राइम है ही नहीं। आपका मोबाइल घर से कोई चोरी कर ले, अब बाइक चोरी कर ले, आपके साथ छोटी मोटी छिनतई की घटना हो जाए, इस क्राइम को थानेदार इतने आदी हो गए हैं कि उसे इग्नोर करके चलते हैं। आपका एफआईआर दर्ज होने में आपको चक्कर लगाना पड़ जाएगा, और उस केस में अगर दर्ज भी हो गया तो सिर्फ खाना पूर्ति होगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जबकि आज के डेट में जो ट्रैकिंग सिस्टम है, आपका मोबाइल कोई चोरी करता है तो वो पकड़ में आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल नहीं आता। मेरा खुद मोबाइल जो घर में चोरी हुआ, मैं उसका भी एफआईआर कराया था, और उसके लिए जो है 15 दिन बाद फ़ोन आता है, अच्छा हम आए थे आपके गली में, रास्ता नहीं मिला, हम थाना पे पहुंच गए हैं वापस, जरा हमको चौहद्दी लिखा दीजिए ना। जबकि ये होता है कोर्ट में जमा करना होता है, क्योंकि अगर आपका लाल डायरी पे चढ़ गया, केस दर्ज हो गया, तो वो दर्ज करना होता है। तो हम आपके बगल में किनका घर है, आपके उत्तर में किसका है, आपका दक्षिण में किसका घर है, ये सब कुछ बता दीजिए। ठीक है, देखिए मोबाइल चोरी हुआ है, इनको कभी न कभी मिल जेबे करेगा, नहीं मिलेगा संतोष कर लीजिए, ये समझ हमको कहता है। ये समझिएगा कि जो आपका था वो आपके पास है, जो आपका नहीं था वो चोर ले गया। अब बताइए पुलिस वाला ऐसा, ये हाइपोथेटिकल बातें पुलिस वाले बोल रहे हैं। अब पुलिस वाला ऐसी बात करे तो कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था लचर हो गई है, छोटे छोटे क्राइम को हल्के में लिया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि थानों में आपने स्टाफ कम रखा है, आप सब चीज में खर्च करते हैं, सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन केवल भवन बनाने से और गाड़ी और केवल आपने वो कैमरा लगा दिया हाई रेजोल्यूशन के, लेकिन सबसे जरूरी है स्टाफ। आपका 8-8 घंटा की ड्यूटी होनी चाहिए। अगर थाना प्रभारी हैं तो उनको 3 थाना प्रभारी एक थाने में होने चाहिए, जो कि अलग अलग शिफ्ट में काम करे। अब आप एक थाना प्रभारी के भरोसे सब कुछ कर देते हैं, उनको ही है लॉ एंड ऑर्डर देखना है, उनको ही है इन्वेस्टिगेशन करना है, उनको ही जो है साइबर सेल को उन्हीं को देखना है, उन्हीं के अंडर में सारा काम करेगा। तो एक जो बिहार में पुलिसिंग है, तो थानों को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो 2-3 लाख की आबादी को कंट्रोल कर सके। नहीं तो आपको मैं बता दूं सर, जितने भी टाउन थाना है या पटना के जितने भी अहम थाना है, वहां के जो दरोगा का अगर 2 साल जो नौकरी कर लिए हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई भी काम वो आराम से कर लेंगे। जितना प्रेशर वो सब ठीक है, बिल्कुल सही है। आप फिल्में भी देखते होंगे आदेश जी कि ये थाना बिकने का खेल क्या होता है। लोग कहता है थाना की बोली लगती है। जब हम लोग बात करते हैं, हमारा सोई ऐसा है, हम लोग खुल के बोलते हैं हर एक मामले में कि कहा जाता है कि इस थाना का 40 लाख 50 लाख, ये बोली क्या है, आखिर ये पैसा कहाँ जाता है? आप कर रहे हैं, सेटिंग होता है। मैं एक्स डीजीपी बिहार के अभियानंद जी से पिछले साल इंटरव्यू किया उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये थाना बिकने का बात होता है, ये कितनी सच्चाई है। बोले कि हम भी सुनते थे, लेकिन हम कभी फेस नहीं किए इससे, और कोई सामने हमको ये नहीं हुआ कि हम ये कर सके कि इसको आपको दावे को पुष्टि कर सके कि ऐसा होता है, लेकिन सुनते हम भी थे और ऐसा होता है। वो सुनते थे मैं बहुत दरोगाओं से मैं संपर्क में हूँ, पुलिस वालों से मैं संपर्क में हूँ, और उनका साफ कहना है कि एसपी साहब तक पैसा देकर आते हैं। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि एसपी साहब के बारे में आरोप लगाते हैं लोग
कि वो जिला अलॉट होता है, जिला के हिसाब से बोली लगती है। अब जब एसपी साहब आएंगे थाने जिलों में, और वो 25, 30, 40 थाने हैं बिहार के एवरेज हर एक जिला में, वहां पर थाने का कमाई के हिसाब से आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा मारामारी किस थाने के लिए चलता है? जो हाईवे किनारे थाना सब है, उन लोगों का वसूली होता है उस पर, और 2-2, 3-3 लाख एक साल का उसका होता है। उसके बाद केस के अनुसार होता है, वो अंदर वही था और नाव करने के सर ये मैंने सुना है कई सारे इलाकों में, जैसे कंकड़बाग का एक इलाका है चांदमारी रोड, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो है हंगामा करते रहते हैं, तो वहाँ के लोग कंप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहना होता है कि सेटिंग है, पैसा दे के रखा है। तो ये क्या सीन होता है? पैसा दे के रखा है तो क्या कुछ भी होगा तो वो नहीं देखने आएंगे? FIR दर्ज होने से पहले तक सब कुछ मैनेज करने का जिम्मेदारी जो है ना, वो थानेदार के अंदर होता है। FIR हो भी गया तो हाँ, केस को कमजोर धारा लगाने का भी जिम्मेवारी होता है, थानेदार के पास है। वो अगर चाह लेंगे, उसमें आपके धारा कम कर दिए, आपको मन है फंसाना है तो 5 को धारा जोड़ देंगे, उसमें ये लगा दिए, वो लगा दिए, छेड़छाड़ लगा दिए, छिनतई लगा दिए, 420 लगा दिए, 10 को कानून जो है सब लग जाता है। हाउ टू ओवरकम दिस? मतलब हम लोग इससे कैसे ऊपर से मतलब तेज बन के फिर आप साबित कीजिए कोर्ट में, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर केस दर्ज हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार में केस दर्ज करने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से घुमा फिरा के ये कहना चाहते हैं कि भाई उधर तो पैसा मिल चुका है, मैनेज करना पड़ता है, नहीं हो पाता है, एग्जाम्पल में कोई उपाय नहीं है। एक हम लोग के कलीग हैं, जो दोस्त हैं, उनके भाई की गाड़ी चोरी हो गई पटना से, वो लेके गए और अरवल में उनका बंदूक दिखा के उनको बाहर हटा दिया और गाड़ी जो है रात को वो लेके भाग गए। अब देखिए वो दौड़ रहे हैं, यहाँ पर कोतवाली थाना कह रहा है कि जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ के थाना में होगा, और वहाँ का थाना बोल रहा है कि जहाँ से आप शुरू किया है वहाँ से अब वो अरवल और पटना के बीच में घूम रहा है लड़का, वो FIR कराने के लिए। तो ये सबसे बड़ा चीज है सर कि आज तक इतना सब कुछ हुआ लेकिन थाने को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया गया। अब क्या है कि आप डिजिटल किया जा रहा है, ये किया जा रहा नहीं है, अभी भी थाना जर्जर की स्थिति में है। जाइए देखिए क्या हाल है वहाँ का। थाना आप देख लीजिएगा, ये छोड़िए रूपसपुर थाना चले जाइए पटना का, पटना राजधानी का रूपसपुर, फिर से राजीव नगर जो भी चल रहा था, अब नहीं पता है कि नया बना है कि नहीं बना है, लेकिन राजीव नगर जो थाना है जो कि बड़ा वाले बिल्डिंग के बगल में एक है, वैसा ये सब तो तब भी अच्छा है कि पटना में है। ऐसे मैं थाने को देखा हूं जिसको देखकर अगर आप उसमें अच्छे से खोज ले 2-4 सांप निकल जाएगा। तो सांप ही तो वहाँ 2-4 सांप नहीं और भी सांप है। न रहने का सुविधा, न बेसिक वहां पर नहाने खाने फ्रेश होने का जगह, कोई भी सुविधा नहीं है। केवल वहां पर मैं सैल्यूट करता हूं उन बिहार पुलिस के जवानों को कि उतने विषम परिस्थिति में जो बाढ़ में डूबा रहता है वैसे इलाके में वो सुरक्षा का दायित्व उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए आदेश जी, जो हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे तो कहानी हम लोग सुना ही रहे हैं लोगों को। ये RCP टैक्स के बारे में आप सुने होंगे, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा बोलते हैं, ये RCP सिंह ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और उसके नीतीश कुमार उनसे इतने प्रभावित हुए, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया। आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के तेजस्वी यादव कहते हैं कि थाना से लेकर के SP तक सब उनको सैल्यूट करता है, बदले में RCP टैक्स जमा करना होता है, जदयू के फंड में वो पैसा जाता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। ये जो अभी कहानी हम लोग जो कह रहे थे, थाने की बोली लगती है, ये जो पैसा जाता है SP तक को हिस्सा मिलता है, वो पैसा वहां तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ये थानेदारी को तो कमजोर करने की कोशिश है। अगर इस तरह के आरोप में दम है तो आप दरोगा जी को आप नहीं साबित कर सकते हैं कि गलत है वो। बिल्कुल। देखिए 1990 से पहले थाना जो था ना, थाना ऐसा चीज था जिसका एक सिपाही पहुंच जाता था, लोग कांप जाते थे इलाका के इलाका। लेकिन आज SP साहब से लोग नहीं डरते हैं लोग। तो इसका कारण है कि देखिए कोई भी जो गड़बड़ी है वो नीचे से नहीं ऊपर से शुरुआत होती है उसकी। आपने RCP टैक्स की बात की तो तेजस्वी यादव के पिताजी का भी नाम आता है कि वो भी इसकी शुरुआत किए हैं इसका। और जब महागठबंधन की जब सरकार थी तो DM SP बांटा जाता था कि इतना आपका रहेगा इतना मेरा रहेगा। क्या इसका मतलब होता है कि इसका पैसा आप लीजिएगा, इसका पैसा हम लेंगे। ये पूरा खेल ये चलता था, ये सब खेल अभी भी चलता है। और मैं आपको बता दूं, जो सूचनाएं मिलती हैं इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, सूचनाएं तो इतनी तक मिलती है कि शराब के खपत के हिसाब से भी डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग, थानों की पोस्टिंग होती है। अब ये चीज सबसे बड़ी बात है रिया कि जो शराब कहा जाता है कि इतने कार्टन शराब जो है वो बरामद हो गए, इतने करोड़ की शराब बरामद हो गए, फिर वो शराब चूहा जो पी जाता है, तो कैसे चूहा पीता होगा? वो शराब तो मतलब है कि सेटिंग हो जाती होगी, बिक जाता होगा, वापस तो जब्त होता है, फोटो लोग खिंचवा लेते हैं। चूहा की शक्ल में कोई भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ एक्साइज के
डिपार्टमेंट से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि भाई इतना बात जान लो, 90% निकालने के बाद 10% जानबूझ के पकड़वाया जाता है। कि खाता तैयार रहे कि हमने इतना कार्रवाई किया, और दिखे, लोगों को दिखे। हाँ, फोटो खींच लीजिए कि ये देखिए हमने इतने शराब इतना शराब। आजकल बहुत सारे हमें पता चल रहा है, जैसे बाईपास थाना पे कुछ देर पता चला कि कल बरामद हुआ है बहुत सारा शराब, करोड़ों की शराब बरामद हुई। ऐसे रोज सुनने को मिलता है, तो खत्म क्यों नहीं होता है? रिकॉर्ड बुक में अगर वो 2 करोड़ की शराब है तो 5 करोड़ की भी होगी, जो मैनेज हो गया होगा। बता दूं आपको कि और वो 10% जो पकड़ाता है उसका चार्ज 90% में इंक्लूडेड रहता है, वो गाड़ी सहित है। और मुझे जो पता चला, मैं नाम और ये सब नहीं बता सकता हूँ, 2018 की बात है, एक अधिकारी ने ही हमको बताया कि पटना में रोज 6 ट्रक की खपत है और वो आते हैं। हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं कि किस किस तरीके से वो आते हैं। चल रहा है। एक चीज देखिए, अभी हाल के दिनों में हम लोग लगातार खबर कर रहे हैं, वायरल ऑडियो की खबरें कर रहे हैं। तो ये देखिए ना कि आखिर आपका साठगांठ नहीं है, आपने सेटिंग नहीं कर रखी है, तब तक ये ऑडियो वायरल जो वाली बात है, जो इसके जो तस्कर होते हैं चाहे दलाल होते हैं, उन्हें भी पता है कि थानेदार पुलिस से दोस्ती जो है वो दुश्मनी दोनों जो है ना हिसाब से ही करनी चाहिए। तो वो भी अब सेफ्टी के लिए अब अपना कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही वायरल कर रहे हैं। जब दबाव पड़ता है इन लोगों पे तो ये वायरल कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, आपने थानों की बात चल रही है, तो ऐसा आज व्यवस्था हो गया है कि मैं जानता हूं कि जो दरोगा के कैंडिडेट होते हैं 90% ईमानदार होते हैं जब वो आते हैं तब। लेकिन व्यवस्था ऐसा बना दिया गया है कि आपके साथ वाले हैं और अब थाना बेचा जा रहा है और वो जो है लाइन में पड़े रहते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं। अंत में मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ता है। अब जो थाने में बैठते हैं, विधायक का फोन, प्रमुख का फोन, सब मुखिया पति का फोन, इतना प्रेशर और उनको इतना धमकी दिया जाता है और विजिलेंस में फंसाने का डर दिया जाता है कि मजबूरन वो ऐसा करते हैं। और वो जब स्पिरिट, जो दरोगा बनने वाला जो पुलिसिया स्पिरिट है, जब वो गलत काम में उतरता है तो वो भी बहुत तरीके से करता है और उसका असर बिहार के लॉ। छोटे केसों की बात कर लें, जो हमने कहे थे छोटे छोटे केस को इग्नोर करने के पीछे की वजह भी वही है जो आप कह रहे थे कि थानों में जो पुलिसिंग की सिस्टम है वो कमजोर है, पुलिस बल की संख्या कम है। तो एक थानेदार के अंदर जो रहते हैं जूनियर्स जो भी रहते हैं, जिसको आईओ बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है, उनके ऊपर 10 केस के जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब उन्हें आज सो के उठना है तो आज इस केस का भी इन्वेस्टिगेशन करना है, उस केस का भी करना है, उसके अगले केस का भी करना है। इस चक्कर में छोटे केस को दब जाता है, बड़ा केस मर्डर हो गया है, अब उसको वो खंगालने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में थानेदारी का मैनेजमेंट गड़बड़ है। उसी दिन सही होगी बिहार में कि एक तो है उनका पूरा संसाधन ये किया जाए, उनका बजटिंग किया जाए, वो डिमांड करें, डिमांड की पूर्ति की जाए और सेंट्रलाइज या फिर कम से कम कमिश्नरेट लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग का ये रखा जाए। एसपी साहब बिना किसी कारण के दरोगा जिलों को साइड कर देते हैं, किसी को दूसरे को बैठा देंगे, ला देंगे, ये कर देंगे, फेवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी घटना होता है तो सीधे दरोगा को सस्पेंड करो। अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? आप 2.5 लाख 3 लाख में 4-5 मैं आपको बता दूं, अरेराज जो अनुमंडल है, एक समय ऐसा था उस समय कि वहां पर डीएसपी के गार्ड सहित 40 स्टाफ हुआ करते थे। 6 लाख की जनसंख्या है। अब बताइए कि 40 स्टाफ जो है वो 6 लाख की जनसंख्या को कैसे प्रूफ कर सकता है? नहीं दे सकता है कभी भी। आपको इस रियलिटी को समझना पड़ेगा, नहीं तो यही होगा कि फाइल में तो सब कुछ टाइट रहेगा, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। एक चीज इसमें और भी मतलब कि जो है कि जैसे रुपेश सिंह हत्याकांड है, ये घटना हुई है, और ऐसे ही आप याद कर लें कि दिल्ली में निर्भया कांड जब हुआ था तो वो क्राइम करने वाले दिल्ली छोड़ के किसी से किसी स्टेट में भागे थे, जिसका कोई क्लू नहीं था, कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, पकड़ लिया, गिरफ्तार किया। अब उन लोगों पे जो कन्विक्टेड हुए, जो भी सजा भी मिल गई। लेकिन अब यही देखिए कि रुपेश सिंह हत्याकांड में क्या पुलिस के हाथ इतने दिन तो खाली रह सकते हैं क्या? एकदम ब्लैंक है, कोई खबर नहीं है। इंडिया का कोई ऐसा पुलिस नहीं है, बिहार का कोई ऐसा थाना नहीं है जो कि किसी भी मामले की जांच न कर पाए, बशर्ते कि उसे जांच करने के लिए संसाधन उतना उसको छूट। ये छूट वाली बात जो है ना, बिहार पुलिस जो है वो ऐसे ऐसे मामलों का उद्भेदन की हुई है जो कि पूरी देश के सामने मिसाल है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो थाना जो है ना, थाना उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। थाना जो है वो आज के जमाने में मंदिर से, भगवान से ज्यादा जरूरी है वो, क्योंकि मंदिर भी समय से खुलता है, समय से बंद होता है, लेकिन थाना 24/7 चीज है भारत का
कि हर एक 8-10 किलोमीटर में मिल जाएगा, और आप ठंडी गर्मी बरसात तूफान कभी जाइए 2-4 स्टाफ जरूर वहां पे रहेगा। बिल्कुल। और थाने का धमक होता है, एक से एक टेढ़ा आदमी भी थाने में जाकर सही हो जाता है, क्योंकि वो जो है दरोगा बाबू ऐसा बना के रखे हुए हैं, और इसे ऐसा रहना चाहिए। हम देखें एक से एक मोहल्ला का या शहर का टेढ़ा से टेढ़ा आदमी जो कि कभी सीधा मुंह बात नहीं करता है, थाना में पहुंचते गेट पर पहुंचते सीधे उसका एकदम बॉडी लैंग्वेज सही। सर तो ये जरूरत है, ये जरूरत है दरोगा जो है वही है। अगर हम कहें तो देखिए, कहा जाता है कि एक जिला में आप कितना भी तेज एसपी क्यों ना हो, अगर आपको 10 बेस्ट दरोगा का टीम नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नथिंग नहीं कर पाएंगे। 10 आपके पास थानेदार ऐसा होना चाहिए जो कि आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज हो, और वो जिसको मिल जाता है वो हिट जिला में हिट कर जाता है एसपी। पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत तो है। अभी हाल में एक खबर आई थी कि जो बिहार में जो परिवहन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उसने कहा था कि हम अपना ट्रैफिक सिस्टम बनाएंगे, ट्रैफिक पुलिस की बहाली करेंगे, सिपाही की बहाली करेंगे, वो अलग, बिहार पुलिस बल के अलग। अब उस बहाली का क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ जो है ज़रूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में लोगों की संख्या इतनी कम है। और पुलिस में देखिए क्राइम करने की छूट दी जाती होगी, क्योंकि जब नीतीश कुमार आए थे, जो मुख्यमंत्री बने थे 2005 के आसपास में, तो बिहार में जंगल राज कहा जाता था। इन्होंने कहा कि आप इनकाउंटर कीजिए, पुलिस को खुली छूट दी गई, वो निकल पड़े और उन्होंने साबित कर दिया कि किडनैपिंग की घटना को रोकी जा सकती है। कल आपने एक खबर किया था आदेश जी कि बिहार में क्या फिर से वो दौर शुरू हो गया है, क्या वो जंगल राज लौट आया, क्या किडनैपिंग का दौर शुरू है कि लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है, लोग गायब हो जा रहे हैं। तो क्या क्राइम करने की छूट दी जाती है क्या बिहार में? देखिए सर, बता रहे हैं आपको, क्राइम करने की छूट जो है ये बहुत जो एक कमजोर करने का जो मुहिम है वो केवल थाना लेवल पर नहीं है, भर्ती लेवल से शुरुआत होता है। बिहार में पुलिस का भर्ती जो है, आप हमेशा विवाद में सुनिएगा, ये सुनिएगा कि गड़बड़ लोगों को भर्ती किया गया। आप ही सोचिए ना सर, जो गड़बड़ करके पैसा दे के और 2 नंबरी तरीका से जाएगा, तो वो कभी 1 नंबर कभी काम कर सकता है क्या? उसको तो उसी का अवार्ड मिला हुआ है ना। और जो छात्र सड़कों पे आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और आयोग जांच नहीं कराता है, क्योंकि पता है कि जांच होगा तो बंडा फूट सकता है। तो आप अगर वो से 2 नंबर लोगों को भर्ती करेंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ राम राज्य हो जाएगा, कभी संभव ही नहीं। ये तो बेवकूफ बनाली वाली बात हो गई ना। दरोगा भर्ती परीक्षा की भी चर्चा तो हम लोग छेड़ ही दें, जिस हिसाब से ये घटनाएं हो रही हैं, क्राइम व्राइम को देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी जो आदेश जी कह रहे थे कि भर्ती सही ढंग से होनी चाहिए। अब लोग आरोप लगता है, खुल के आरोप लगता है कि नालंदा के अधिकतर लोगों को ही बिहार सरकार में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, तो तरजीह दी जाती है, उन्हें नौकरी मिल जाती है। लेकिन किस हिसाब से ये सेटिंग है? आप एग्जाम ऑनलाइन लेंगे तो भी, ऑफलाइन लेंगे तो भी ये पूरा मैनेज हो जाएगा? ये क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे क्या कारण है? जब एक होता है ना कि लॉटरी लगाने वाला जो है, लॉटरी में हम कहते हैं कि वो रैंडम नंबर मिलता है, लेकिन जब उसका डोर जो है एक आदमी के पास हो जाएगा ना, तो वो जिससे पहले फिक्स किया रहेगा उसी का लॉटरी निकलेगा। सीरीज में नंबर रिजल्ट आ रहे हैं, और एक सीरीज जो है एक रिजल्ट में 3-4 बार रिपीट हो रहा है। और छात्र जो है सड़कों पे आ रहे हैं, उनका है कि अब सबसे बड़ी बात, आप एग्जाम ले रहे हैं और आप जो OMR सीट भरवा रहे हैं, उस पर नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉपी, जिसे स्टूडेंट के हाथ में दे देना है। अब वो आप रख लेते हैं, एकदम दबंगई है कि आप दिखाने के लिए हम तो स्टूडेंट कॉपी है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आप आंसर सीट नहीं जारी करते हैं, यही बहुत बड़ा सबूत है कि आप गड़बड़ सोच रहे हैं। इग्नोरेंस वाली स्थिति बिहार में शुरू हो गई है। जो सिस्टम है ना, उसमें इग्नोर करने वाला सिस्टम बहुत जल्दी आ गया है। तुम जाओ, अब क्या हो गया है कि जैसे बिहार बोर्ड में हमने अब कहा कि पहले शुरुआत में तो इस पे तुरंत एक्शन होता था, अब हमने कहा दिया ये खबर वायरल हो रही है, ये प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वायरल हो रहा है, इस पे अब संज्ञान नहीं लिया जाता है। हमने कहा कि मुख्य दरोगा परीक्षा में धांधली हुई है, इस पे आरोप लगे हैं, तो जो सबूत है तो आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इग्नोरेंस क्या कहलाता है? 2-3 कारण है इसका। 2-3 कारण है कि इच्छा शक्ति में कमी हो रही है। और वो इच्छा शक्ति में कमी क्यों हो रही है? जब आप एक ही अफसर को, एक ही नेता को बार बार आजमाइएगा, उसमें वो क्षमता, वो जोश नहीं रहेगा नया करने का। यही नीतीश कुमार है जो कि शुरू में हर एक चीज का संज्ञान लेते थे, इन्हीं के अफसर जो है शुरू में संज्ञान लेते थे। लेकिन अब वही आदमी, जब लगातार गृह सचिव आपको आमिर सुबहानी 11 सालों से हैं, लगातार सुन रहे हैं, तो वो भी इजी टू कहता है कि ढल जाना उसमें और उसका काट निकालने लगना। जब उनके बराबर में दूसरे को आप मौका दीजिएगा, जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में रोजगार देना क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास विजन है, जोश है, वो नया कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार क्या है, 15 साल रह के अब
एक तरह से उसमें मज चुके हैं आप। उन पर आरोप लगता है वो सब बस अब फ्लो में चल रहे हैं, बह रहे हैं। एक चीज और है कि टॉप ऑर्डर्स जो हमारे पुलिसिंग सिस्टम के हैं उसमें आप देखिएगा कि कभी आप नहीं सुनिएगा कि एसीएस होम पे कोई कार्रवाई हुई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पे कोई कार्रवाई हुई, कभी डीजीपी पे कार्रवाई हुई, कभी डीआईजी पे कार्रवाई हुई, कभी नहीं होता है ऐसा। जब भी होगा वही सिपाही दरोगा लाइन हाजिर, पूरा थाना लाइन हाजिर। बड़ी खबर हम लोग चला देते हैं। सस्पेंड। हाँ, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो दरोगा इंस्पेक्टर तक ही कार्रवाई करती है। उससे अधिक नहीं। मजाल है एसपी के पास पहुंच जाए वो, कभी नहीं। मजाल है डीआईजी के पास पहुंच जाए, मजाल है डीएम के घर पे पहुंच जाए वो। नहीं, कभी उनके पास हम लिखित दे रहे हैं कि उनको अगर वीडियो भी दिखाया जाएगा मजाल नहीं है जाने का। वो कार्रवाई भी नहीं। जबकि एक जो है आपका हद फिक्स कर दिया गया है कि जनता को दिखाना है, जो छोटे हैं पकड़ के दिखा दो, और जो बड़े हैं वो क्या बोलूं मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अब कैसा नहीं है कि देखिए कभी भ्रष्टाचार जो है ना टॉप से बॉटम आता है, कभी भी बॉटम से टॉप नहीं जाता है, और जब तक ऊपर से स्क्रू नहीं टाइट किया जाएगा नीचे तक वो मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल। जिले में अगर एक ईमानदार डीएम चला है काम करने वाला, मजाल नहीं है कि ये कोई आपसे 50 रुपये भी मांग ले। लेकिन अगर डीएम में एक कमजोर अगर जिले में डीएम चला है, आप कितना भी ईमानदार रहिए भाड़ में पूरे जाए, सिस्टम ही लोग वो आपको साइड कर देगा। हो जाएगा जी। थानेदारी तो इस हद तक बिहार में बदनाम हो गई है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत तो है, लेकिन होगा कैसे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इच्छा शक्ति की तो कोई कमी ऑप्शन भी सबसे- नहीं है यहाँ, सेकंड रास्ता ही नहीं है। कि बिहार के जो थानों को जो लटकते अवस्था में छोड़ दिया गया है, नीतीश कुमार यही किए हैं कि बिल्डिंग बना दी है। बिल्डिंग में भी खामी है, बिल्डिंग देखे पसपुर। बिल्डिंग में भी नहीं, बिल्डिंग में भी जो नया बना हुआ है, मैं 2-4 बिल्डिंग में गया हूँ, वहाँ के जो कहा था ना कि जो मुंशी साहब जो बता रहे हैं कि देखिए बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन इसमें केवल देखा जाए प्रभारी साहब को छोड़ के बाकी कोई जगह नहीं दिया गया। कितने बिल्डिंग में वो सीढ़ी के नीचे वाली जगह पे एफआईआर दर्ज होता है, तो साइड में ये होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बने, लेकिन कोई वो कंस्ट्रक्शन उसका जो है हिसाब से नहीं है। और दूसरा चीज है कोई प्लानिंग ही नहीं। कोई प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग नहीं किया गया है। और दूसरा चीज जो है गाड़ी बदल दिया जाता है मॉडर्न पुलिसिंग के नाम पर। सबसे जरूरी है संख्या बल, सबसे जरूरी है कि जो अभी चुनौती सब आ रहा है कि जो चोरी का स्टाइल बदल चुका है, आपके पास सबसे मजबूत जो है साइबर सेल होना चाहिए, सबसे मजबूत, क्योंकि मोबाइल से ही आज सबसे बड़ा जो क्लू होता है वो मोबाइल से मिलता है। आपको मोबाइल से सीडीआर आने में 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। ऐसा होना चाहिए तो तत्काल आपके थाने में मोबाइल लोकेशन पता करे, तत्काल सीडीआर उसका ये कर दे, तत्काल जो आपको होना चाहिए इसको मोबाइल का कॉपी करके हार्ड कॉपी सब आपके पास ला, एकदम एक्सपर्ट, जो कि मॉडर्न पुलिसिंग जो होता है वो नहीं करेंगे। हम लोग फिल्मों में देखते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह कोई सीरियल आता है, तो उसमें जिस हिसाब से पुलिसिंग के काम को दिखाया जाता है, कुछ नहीं चलो इसका डिटेल निकालो, उसका वो रिपोर्ट लेके आओ, ये करके आओ, ये सब कुछ ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिखता है? क्या ये मुंबई पुलिस ही कर सकती है? क्या ये दिल्ली पुलिस ही कर सकती है? बिहार पुलिस क्यों नहीं कर सकती है? जांच के लिए पटना आएगा, आप जिले में बताइए, बनाइए एफएसएल टीम जो कि कम से कम है कि आपको फिंगरप्रिंट जांच कर सके, आपका आवाज वॉइस टेस्टिंग कर सके, आपके जो विसरा टेस्ट है ये सब कर सके। अरे आपके हर जिले में तो साइबर थाना नहीं है, साइबर थाना नहीं है हर जिले में। आपको सीधे लोग समझते हैं साइबर सेल की बात होगी तो पटना में ही हमको काम करना पड़ेगा। अभी भी जो ले देकर है कि जो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिसिया तंत्र है वही चल रहा है। बस अंतर यही आया है कि पहले जो था कि वो जीप पर चलते थे, अभी बोलेरो पर चल रहे हैं, और पहले जो था कि वो टेलीफोन से और वायरलेस से बात करते थे, आज मोबाइल से बात कर रहे हैं। लेकिन सारी पॉलिसियां जो है वही बनी हुई है। और सबसे खराब चीज सर है, बिहार में पीसीआर सिस्टम अभी तक नहीं सही हुआ है। जैसे दिल्ली में है पीसीआर है, वैसे पटना में नहीं है। अगर ऐसा रहता तो रूपेश सिंह की हत्या करने वाले कभी नहीं भाग पाते। बिल्कुल। अभी एक चीज और देख लीजिए, मैं 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट कर रहा था, जो उस समय अंजनी कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, एक्सटेंशन पे चल रहे थे। विशेष सलाहकार हैं। हाँ, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा था, और वो साहब की पजामा पहन करके चले गए थे वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उनको कि ये सुप्रीम कोर्ट है, आपका ऑफिस नहीं, आपका घर नहीं है जो आप ऐसे आ गए हैं। और उनको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि बिहार में कई दिनों से सिपाही भर्ती, थानेदार भर्ती, बहुत सारे पोस्ट पुलिसिंग सिस्टम में इतने खाली पड़े थे जिसकी बहाली रुकी हुई थी, जिसको नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आप हमें डेडलाइन बताइए कि बिहार की पुलिसिंग में सुधार कब होगा और ये वैकेंसी आप कब पूरा करेंगे। और ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था इस पर, और उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने वादा किया कि हम जल्दी जल्दी सबको कर देंगे। वो तो खुद निकल गए, लेकिन अभी भी जो भी बहाली परीक्षा हो, 10,000 बहाली, 5,000 बहाली, 2400 बहाली, वो सब बहाली में जो है गाल में धांधली, सेटिंग,
देखिए, इनिशिएशन करते हैं, promotion कैसे करते हैं। बिहार का पुलिसिंग सही होगा जब उनकी भर्ती से ही ये सब तेला बेला और ये धरना प्रदर्शन कोर्ट मुकदमेबाजी और 420 शुरू हो जाता है, तो वो फिर नौकरी में आके क्या करेंगे? उतना मेहनत से जो नौकरी लेंगे उसको बचाने के लिए सारा वो जितना भी कहा था ना कि हर तरीके के उपाय। शर्त तैयार भाड़ में जाए, इतना मुश्किल से नौकरी मिला है, कोई पूछता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई बैकअप नहीं है मेरे पास, पैसा कमाओ। सही उम्र- Basically- और एक सर मैं हमेशा बात बोलता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में फेमस है कि पैसा लेते पकड़े गए हो या पैसा के लेन देन में पकड़े गए हो तो पैसा देकर ही बचोगे। बिल्कुल। तो उसी नियम पर ये दरोगा जी लोग काम करते हैं, करना भी चाहिए। जब व्यवस्था अगर इस तरह आपके साथ दोहरा व्यवहार करे, सौतेला व्यवहार करे, तो अपने बचाव का, सुरक्षा का सबको वो सही है, लेकिन बात इन सब सिस्टम की मैं एक चीज कहूंगा, बात करना बड़ा अच्छा होता है मैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। व्यवहार में उसे कैसा है, व्यवहार में सारा व्यवस्था चौपट है, सबको अपनी रक्षा का व्यवस्था उपाय को करना है। भुगत कौन रहा? अगर थानेदार अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा, भ्रष्ट तंत्र का वो हिस्सा होता जा रहा है, ओवरऑल लॉस जनता को होती है, आम लोग ऐसा नहीं है। भुगतता आप बोल रहे जरूरी हैं कि थाना एक भ्रष्ट हो गया, पूरा इलाका भ्रष्ट होता है तभी थाना भ्रष्ट होता है। वो सही ये बात है, नहीं सर। लेकिन आम जनता भुगतती है ना। हाँ, बिल्कुल भुगतना common- पड़ेगा ही। common people आप को अगर देखिए ना, उसकी स्थिति क्या अगर है? आप उस चीज का समर्थन करेंगे, वैसी व्यवस्था में आप साथ देते रहेंगे, तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप अगर जब समाज के लोग ठान ले कि हमको 2 नंबर तरीका से नौकरी नहीं लेना है, समाज के लोग देखिए 2 नंबर नौकरी वाली बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी नौकरी कैसे होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम लोग जब थाना में जाता है, डरा हुआ रहता है, वो जब वहां जाता है उसे लगता है कि मैं ज्यादा कुछ बोला तो पहले मेरी पिटाई होगी, फिर केस दर्ज होगा, मेरे ऊपर केस दर्ज हो सकता है। एक डर का माहौल है। आम लोग जो है, आम लोग वो नहीं करते हैं, उनको घूस मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दबाव बनाया जाता है। उस भ्रष्ट तंत्र को वो कहता है कि 10,000 में आपका ये चीज मैनेज हो जाएगा। इसे मैं पूरा नहीं मानता हूँ। कितने लोग जो है फंसाने के लिए भी जाते हैं। इंडिया में जो है, अगर केस को आप जाइए सर, नहीं सर, बात ही नहीं की। जिस केस की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आम लोगों के केस की बात कर रहा हूं। तो वो होता है सर, घटनाओं में फंसते हैं, जो निर्दोष भी होते हैं, लेकिन वो चक्कर लगाते रह जाते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। के साथ घुन पिसाता है, घुन अधिक है, हाँ, घुन को बचाना तो वही होगा। हो गया है, ये वही उनको बच ही जाते हैं। hold on. आपके हाँ, घुन को बचाना, किसी के साथ अन्याय ना हो ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो पुलिस का डर भी दिखाते हैं, केस करने का डर भी दिखाते हैं, और इसके लिए वो गलत केस करवाने के लिए भी पैसे देते हैं। और ऐसा ऐसे अब जैसे कि रेप की घटनाओं में बहुत सारी घटना फर्जी होती है, दलित एक्ट में बहुत सारी घटना फर्जी होती है, जो उसमें होता है। दिस इज सेकेंडरी थिंग सर। हम लोग बात कर रहे थे थानेदारी की व्यवस्था पर, और इसका रिजल्ट आम जनता को भुगतना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि आम जनता इसको नहीं भुगते, उसे भ्रष्ट तंत्र से है ना, उसे बचे कैसे? क्योंकि बड़े लोग अगर केस भी करते तो मैनेज करके बाद में निकलते भी हैं, लेकिन आम लोग की जिंदगी, एक पॉकेट मार 100 रुपया के लिए अगर जेल जाता है तो 3 साल तक वो जेल में रहता है। ये आई अग्री। आम लोगों को बिल्कुल। यही इसका साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट है। यही घुन जो है ना, घुन बहुत है, सब घुन को बचाना होगा। वी शैल स्टॉप नाउ सर एंड होल्ड ऑन। और आपने बहुत कुछ सुना आज, बहुत सारी बातें उलट फिर मैं बीच में बस एंजॉय कर रही थी कि आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ से व्यवस्था बिगड़ी है, कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन झेलना तो जनता को ही पड़ता है। और यही मुद्दा है कि अब यह सभी चीज़ों को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जब तक पुलिसिया व्यवस्था यहाँ नहीं सुधरेगी, भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता और सब कुछ सही नहीं हो सकता। और जैसा कि आदेश जी ने कहा कि डबल फ्लो होता है, कुछ लोग इधर के भी होते हैं, कुछ लोग उधर के भी होते हैं। हम लोग किसी भी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। जनता में भी कई लोग ऐसे शामिल हैं जो पुलिस वालों को फंसाते हैं, पुलिस में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो जनता को फंसाते हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो ऊपर से हमें कठपुतली बनाकर नचाया जा रहा है। सबसे ऊपर के जो लोग हैं वो जनता को भी नचा रही है और अपने जूनियर्स को भी नचा रही है। टेबल के नीचे से और पुलिसिया सिस्टम को मजबूत करें। और इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पूरे 40 मिनट तक का यह वीडियो देखा है। धन्यवाद। धन्यवाद।